नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित। श्री रामनाथ कोविंद ने कहा, आत्मनिर्भर भारत ने अपना कोविड टीका बनाकर मानवता की भलाई के लिए एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की। राष्ट्र कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बच्चों से कहा, दृढ़ता, देश प्रेम और विनम्रता का संकल्प लें। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के आप सभी नागरिकों को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या हार्दिक बधाई। विविधताओं से समृद्ध हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को सभी देशवासी राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लंबित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेहनतकश किसानों ने जिस तरह देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया, उसी तरह कठिन परिस्थितियों में देश के वीर जवानों ने राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की। हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। लद्दाख में स्थित सियाचिन व गलवान घाटी में -50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सब कुछ जमा देने वाली सर्दी से लेकर जैसलमेर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान में झुलसा देने वाली गर्मी में धरती, आकाश और विशाल तटीय क्षेत्रों में हमारे सेनानी भारत की सुरक्षा का दायित्व हर पल निभाते हैं। हमारे सैनिकों की बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। वैज्ञानिकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी वजह से देश में खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, बीमारियों से बचाव तथा प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो पाया है। खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपदाओं तथा बीमारी से सुरक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राष्ट्रीय प्रयासों को शक्ति दी है। अंतरिक्ष से लेकर खेत खलिहानों तक, शिक्षण संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक वैज्ञानिक समुदाय ने हमारे जीवन और कामकाज को बेहतर बनाया है।
दिन रात परिश्रम करते हुए कोरोना वायरस को डीकोड करके तथा बहुत कम समय में ही वैक्सीन को विकसित करके हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी मानवता के कल्याण हेतु एक नया इतिहास रचा है। देश में इस महामारी पर काबू पाने में तथा विकसित देशों की तुलना में मृत्यु दर को सीमित रख पाने में भी हमारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों, प्रशासन तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर अमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हमारे सभी किसान, जवान और वैज्ञानिक विशेष बधाई के पात्र हैं और कृतज्ञ राष्ट्र गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी का अभिनंदन करता है। श्री कोविंद ने कहा कि महामारी के समय हमारे प्रभावकारी तंत्रों ने अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों ने आपस में परिवार की तरह एकजुट होकर महामारी के समय अनुकरणीय त्याग और सेवा का परिचय दिया है। श्री कोविंद ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ने कोविड-19 का टीका स्वयं विकसित किया और अब व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लोग इस दौर के इतिहास का स्मरण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह तैयारी के साथ सफलतापूर्वक ये अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रपति ने देशवासियों से आग्रह किया कि टीकाकरण अभियान में शामिल होकर दिशा निर्देशों के साथ इसका पालन करें। उन्होंने कहा कि दवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को देखते हुए आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहना उचित है, क्योंकि देश आज समूचे विश्व में महामारी से निपटने और मानवता के लाभ के लिए कई देशों को दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब भारत विश्व को टीका उपलब्ध करा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लोगों के जीवन को खतरे में डाले बिना अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की गई। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बहाली उम्मीद से कहीं ज्यादा और प्रभावी तरीके से हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि वस्तु सेवा कर संग्रह और विदेशी मुद्रा भंडार देश की अर्थव्यवस्था की तेजी से हो रही बहाली की सूचक है। श्री कोविंद ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लोगों के जीवन को खतरे में डाले बिना अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में श्री कोविंद ने कहा कि इसमें परंपरा के साथ साथ प्रौद्योगिकी पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे नए भारत की बुनियाद पड़ेगी, जिससे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। राष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारे रक्षा बल, सेना, वायुसेना और नौसेना देश की सुरक्षा को चुनौती देने के किसी भी प्रयास को असफल करने के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं। श्री कोविंद ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय हित की किसी भी कीमत पर सुरक्षा की जाएगी। राष्ट्र कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह कोरोना महामारी के कारण अन्य वर्षों की तुलना में थोड़ा अलग होगा। कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा परेड स्थल की दूरी भी कम कर दी गई है। ये परेड हर साल की तरह विजय चौक से शुरू होगी, लेकिन लाल किले की बजाय ये इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम में संपन्न होगी। एक रिपोर्ट। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की झलक राजपथ पर देखने को मिलेगी। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष परेड के मार्ग को छोटा कर दिया गया है। परेड पहले की तरह विजय चौक से शुरू होगी, लेकिन लाल किले पर समाप्त होने के बजाय यह नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में लगभग 25,000 दर्शकों के ही प्रवेश की अनुमति होगी, जहां पहले 1,15,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहते थे। समारोह में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा वैसे बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें समारोह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस वर्ष परेड में कोई विदेश से कोई मुख्य अतिथि भी नहीं होगा। गणतंत्र दिवस परेड में कुल 32 झांकियां भाग ले रही हैं, जिनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं, जबकि 9 झांकियां विभिन्न मंत्रालय, विभागों और अर्धसैनिक बलों की होंगी और 6 झांकियां रक्षा मंत्रालय की होंगी। इन झांकियों के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और रक्षा शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा। 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल की टुकड़ी भी राजपथ पर होने वाले परेड में हिस्सा ले रही है। गणतंत्र दिवस परेड का समापन 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ते हुए राफेल युद्धक विमान द्वारा वर्टिकल चार्ली कलाबाजी से होगा। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 946 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। इनमें 207 पुलिसकर्मियों को वीरता और 739 को सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। वीरता पुरस्कारों की श्रेणी में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले 2 कर्मियों में एक झारखंड के सहायक उप निरीक्षक बनवा उरांव और दूसरे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल हैं और दोनों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वीरता के लिए 137 कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में साहसपूर्ण कार्रवाई के लिए 24 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए 1 कर्मी को सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 68, जम्मू कश्मीर पुलिस के 52, सीमा सुरक्षा बल के 20, दिल्ली पुलिस के 17, महाराष्ट्र के 13 और छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के 8 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इनके अलावा अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सुरक्षाकर्मी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीरता पुरस्कार पोर्टल www.gallantryawards.gov.in के एक नए संस्करण की शुरुआत की। ये पोर्टल भारत की वीरता पुरस्कार विजेताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए वन स्टॉप वर्चुअल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत की वीरता पुरस्कार विजेताओं ने न केवल देश की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की रक्षा में योगदान करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में वीरता पुरस्कार पोर्टल संवाद, भागीदारी और गतिशील मंच के रूप में काम करेगा, जो विशेष रूप से युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने और राष्ट्रीय समर स्मारक निर्माण जैसी कुछ पहलुओं का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रयास कर रही है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि नए पोर्टल में कई विशेषताएं हैं, जिससे शहीदों के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष हैं, क्योंकि जिन्हें ये प्रदान किए जा रहे हैं उन्होंने कोरोना के कठिन समय में इसे हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुरस्कार विजेताओं से बातचीत में आदतों में बदलाव कर स्वच्छता जैसे अभियानों में बच्चों की भूमिका की सराहना की। आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े CEOs भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बात चाहे छोटी सी हो, लेकिन यदि सही तरीके से उस पर अमल किया जाए तो इसके परिणाम प्रभावशाली होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को कर्म पर विश्वास रखने को कहा, क्योंकि जीवन में विचार और काम के बीच परस्पर संबंध है और लोगों को और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि वे बेहतर परिणाम हासिल करने का निरंतर प्रयास करते रहें और अपने हौसलों पर खरा उतरें। प्रधानमंत्री ने बच्चों से दृढ़ता, विनम्रता और देश प्रेम का संकल्प लेने को कहा। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित थीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार नवाचार, नवोन्मेष, खेल, कला तथा संस्कृति, बहादुरी तथा सामाजिक सेवा में असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाले और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर के 32 आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के बाल शक्ति पुरस्कारों के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करने की मंजूरी दी है।
1 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 31 जीवन रक्षा पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। केरल के मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान किया जाएगा। जीवन रक्षा पदक किसी व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए अदम्य, प्रेरणादायक और सराहनीय कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी समारोह स्थलों पर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। कई स्थानों पर जांच चौकी बनाई गई है और बैरिकेड बनाए गए हैं तथा लोगों को जांच के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। एक रिपोर्ट। श्रीनगर में समारोह के लिए मुख्य स्थल शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम की ओर जाने वाले सभी सड़कों को दोनों तरफ से सील कर दिया गया है और बिना उचित पास के वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि कार्यक्रम स्थल के चारों ओर एक बहुस्तरीय सुरक्षा सेटअप लगाया गया है और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस के कार्यों की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। रविवार को श्रीनगर और घाटी के अन्य सभी जिलों में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। देश प्रेम की भावना जगाने का वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व कल से वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.bharatparv2021.com पर आयोजित किया जा रहा है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य विशिष्टताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पर्व का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय हर साल 26 से 31 जनवरी तक गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने इसका आयोजन करता आ रहा है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना और यहां की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयां भारत पर्व आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये कार्यक्रम देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा और लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल केंद्र बनाया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित। राष्ट्रपति ने कहा, आत्मनिर्भर भारत ने कोविड का टीका बनाकर मानवता की भलाई के लिए एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की। राष्ट्र कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बच्चों से कहा, दृढ़ता, देश प्रेम और विनम्रता का संकल्प लें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। उन्होंने देशवासियों से इस बहुमूल्य अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर से लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव के बिना मताधिकार मिला है। इसमें गरीब और अमीर का कोई अंतर नहीं है। श्री कोविंद ने कहा कि इसके लिए हम देश के संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ही पिछले वर्ष बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन भारतीय लोकतंत्र का शानदार उदाहरण है। कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है।
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समयानुकूल उपाय किए। श्री कोविंद ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में उभरा है और इस उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई-एपिक कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के इस्तेमाल से काफी सुविधा मिली है और निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के सशक्तिकरण के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैं सबसे बड़ा जो मैं इसके इम्प्लीकेशन को समझता हूं कि भारत के आम मतदाताओं के शक्तिकरण का सम्मान है। इट इज the commendation of the empowerment of ordinary Indians to the process of democracy. चुनाव आयोग ने इस देश की हॉस्टाइल भरी राजनीति में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कितने आदर से मनवा लिया। श्री प्रसाद ने ईवीएम की चर्चा करते हुए कहा कि इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, परंतु ये तथ्य है कि इसने सभी राजनीतिक दलों को ताकत दी है। बूथ पर कब्जा करना अब अतीत की बात हो गई है। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ई-एपिक कार्यक्रम एक नई शुरुआत है। श्री अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर भारतीय को समर्पित है। National Voters Day is a tribute to each and every voter of our country whose presence at the polling stations to exercise his franchise attests to their faith in the Constitution of India. It is an articulation of democratic right of every individual, an emphatic expression of popular sovereignty with the right to choose their representatives. इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से मतदाताओं के बीच मतदान संबंधी जागरूकता पैदा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक ऐसा अवसर है जब लोकतांत्रिक ताने बाने को सुदृढ़ बनाने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के योगदान की सराहना की जानी चाहिए। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन मतदाताओं का पंजीकरण, विशेषकर युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। मिजोरम के सभी जिलों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। मुख्य सचिव लालन मुमाविया चुआंगो ने राजधानी आइजोल में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 10 नए युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, कई गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और छात्रों सहित सभी उपस्थित लोगों ने मतदान का संकल्प लिया। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने बेंगलुरु में मतदाता दिवस समारोह में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता के प्रति सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि सी विजिल मोबाइल ऐप नागरिकों के पास चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए एक बेहतर माध्यम है। इसी तरह मतदाता हेल्पलाइन 1950 से मतदाताओं को चुनाव के दौरान किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। मतदाता दिवस के अवसर पर सिक्किम में राजधानी गंगटोक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर तेलंग ने की। श्री तेलंग ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए वैश्विक स्तर के मानक तय किए हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोहों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मताधिकार लोगों के हाथों में वो शक्तिशाली साधन है जो लोगों को महान लोकतंत्र की परंपरा का प्रहरी बनाता है। इस अवसर पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के विजयानंद ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मतदाताओं को सशक्त तथा जागरूक बनाने और सूचित करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 16,15,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.83% हो गई है। कल 13,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस का स्वर्ण जयंती समारोह राज्य भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित किया गया। राज्य के लोगों को स्वर्ण जयंती समारोह की बधाई देते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस छोटे से पहाड़ी राज्य ने 50 वर्षों की यात्रा में अभूतपूर्व विकास किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने भौगोलिक और अन्य बाधाओं के बावजूद इस पहाड़ी राज्य को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा कठिन थी, लेकिन राज्य के लगातार नेतृत्व और मेहनती लोगों ने इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नए बाजार बनाकर और निर्यात क्षमता के उपाय करके अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के योगदान को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का हिस्सा मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को सशक्त बनाकर लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं, जिससे 5 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार हासिल किया जा सकता है। केंद्र ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति में आई कमी की भरपाई के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 13वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 23 राज्यों के लिए तथा 483 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए जारी किए गए हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। शेष राज्यों में जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई का 70% धन दिया जा चुका है। भारत और ब्रिटेन ने दक्षिण एशिया में सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवाद के वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस महीने की 21 और 22 तारीख को आयोजित आतंकवाद से निपटने पर भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने आतंकवादियों और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल गुटों पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया। भारत और ब्रिटेन ने जोर देकर कहा है कि सभी देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाए। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह कोहरा रहने का अनुमान है। तापमान 7 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में सुबह धुंध छाई रहेगी और बाद में कहीं कहीं बादल छाए सकते हैं। तापमान 21 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में सुबह धुंध या कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 1 डिग्री रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आसमान खुला रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में तापमान 2 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित। राष्ट्रपति ने कहा, आत्मनिर्भर भारत ने कोविड का टीका बनाकर मानवता की भलाई के लिए एक नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की। राष्ट्र कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर बच्चों से दृढ़ता, देश प्रेम और विनम्रता का संकल्प लेने का आह्वान किया।
और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।